अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल कोर्स को। ये पार्ट 2 आज हम डिस्कस करेंगे पैथोफिजियोलॉजी 1 इंट्रोडक्शन टू पैथोफिजियोलॉजी 1 चैप्टर 1 में हम डिस्कस करते हैं। बेसिकली जो हम पढ़ने आ रहे हैं ये क्या है, डिजीज़ प्रोसेस है कि एक डिजीज़ प्रोसेस किस तरह करती है और एक डिजीज़ किस तरह लगती है, वो अपनी पेजेस से गुजरती है। सो आज ही एक पेज है क्लिनिकल कोर्स जो कि हम डिस्कस करते हैं। क्लिनिकल कोर्स का मतलब ये है, स्टूडेंट कहते हैं द क्लिनिकल कोर्स डिस्क्राइब द एवोल्यूशन ऑफ अ डिजीज़। कि इसमें क्या है कि क्लिनिकल कोर्स का मतलब ये है कि ये फोर्थ स्टेज है। इसमें हम क्या कर लेते हैं कि कोई भी जो डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ को हम एवेलुएट करते हैं एट द एंड। जो बेसिकली क्या है कि अ डिज़ीज़ कैन हैव एन एक्यूट, सब एक्यूट और क्रोनिक कोर्स। यानी डिज़ीज़ जो होती है कि जब हम उसकी प्रिवेंशन करते हैं, जब इसको हम कोर्स करते हैं तो 3 टाइप्स ऑफ डिज़ीज़ होती है। एक को हम कहते हैं एक्यूट, दूसरा है सब एक्यूट, तीसरा है क्रोनिक कोर्स। ठीक है। अच्छा, एन एक्यूट डिसऑर्डर इज़ वन दैट इज़ रिलेटिवली सिवियर बट सेल्फ लिमिटिंग। इसमें आप देख लें कि एक एक हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले अगर आप देख लें सो एक्यूट डिसऑर्डर जो होती है ना, इसकी सिवियरिटी बहुत ज़्यादा होती है। ये क्यों होती है? क्योंकि ये सेल्फ लिमिटिंग होती है। मीन्स कि इसकी स्पीड क्या होती है, एनी टाइम लिमिटेड होती है। कि इसमें बेसिकली क्या होते हैं, अगर ये क्या है आपके पास इसकी स्पीड अप ज़्यादा हो रही है तो इट्स मीन कि इसकी सीवियरिटी भी ज़्यादा होती है। सब एक्यूट को अगर हम देख ले तो सब एक्यूट डिजीज़ वो डिजीज़ होती है कि उसकी स्पीड अप एक्यूट से थोड़ा कम होती है और उसकी सेवेरिटी भी एक्यूट से थोड़ा कम है। अगर क्रोनिक डिजीज़ को हम ले लें सो क्रोनिक डिजीज़ एम्प्लाइज अ कंटिन्यूस लॉन्ग टर्म प्रोसेस। अगर क्रोनिक डिजीज़ को अगर हम देख लें तो क्रोनिक डिजीज़ का प्रोसेस क्या होती है, लॉन्ग टर्म होती है। सो इसकी सेवेरिटी भी क्या है, कम है। ठीक है ना। तीनों का अगर हम डिफरेंशिएट कर लें सो एक्यूट डिसऑर्डर वो डिसऑर्डर होती है कि उसकी सेवेरिटी ज़्यादा होती है। क्यों? क्योंकि स्पीड अप उसकी ज़्यादा है। सब एक्यूट को अगर हम देख लें तो सब एक्यूट की स्प्रेड एज़ कम्पेयर टू एक्यूट क्या है, कम है, लेकिन क्रोनिक की निस्बत क्या है, ज़्यादा है। और इसकी क्या है, सेवेरिटी क्या है, सेवेरिटी भी क्रोनिक से क्या है, मतलब ये है कि उससे थोड़ा-सा मतलब ये कि कम है, ठीक है ना? और जो आप सॉरी ज़्यादा है, और जो आपके पास एक्यूट है, तो एक्यूट से उसकी क्या है, कम है। क्योंकि एक्यूट आपके पास उसकी स्पीड अप ज़्यादा होती है, तो उसकी सेवेरिटी भी ज़्यादा होती है। सब एक्यूट की सेवेरिटी थोड़ा कम होती है, इसलिए क्योंकि उसकी स्पीड अप उतनी ज़्यादा नहीं होती जितनी एक्यूट की होती है, ठीक है ना? अच्छा, a chronic disease can run on continuous course or can present with the exacerbation, aggravation of symptom and severity of the disease, and remission a period during which there is a decrease in severity and symptom. देखिए स्टूडेंट, मेनली आप लोगों को ये एक्सप्लेन किया जा रहा है कि जो क्रोनिक डिजीज़ होती है ना, तो उसको उसकी कोर्स दो ही हम एक टर्मिनल दो टर्मिनोलॉजी उसके लिए यूज़ करते हैं। एक है एग्ज़र्बेशन, दूसरा है रेमिशन। एग्ज़र्बेशन स्टूडेंट्स वो होती है कि उसकी जो सिम्पटम होती है और प्लस उस डिज़ीज़ की जो सेवेरिटी, कि एक डिज़ीज़ है, एक डिज़ीज़ की जो साइन सिम्पटम है और सेवेरिटी एक टाइम पे अगर बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो तो उसको हम एग्ज़र्बेशन कहते हैं। और रेमिशन का क्या मतलब है कि एक डिज़ीज़ है तो उस डिज़ीज़ की जो पीरियड चल रही है तो एक टाइम उसकी सेवेरिटी बिल्कुल कम है और साथ में साइन सिम्पटम भी उसकी कम अपीयर हो रही है, तो उसको हम रेमिशन कहते हैं, ठीक है ना? अगर आप लोग देख लें सो बोन रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम होती है तो उसकी मॉर्निंग स्टिफनेस उसकी बोन की हो रही है, मतलब ये है कि सुबह के टाइम उसको बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है, तो उस टाइम उसकी क्या है, एग्ज़र्बेशन कहते हैं। लेकिन जैसे ही वक़्त गुज़र जाता है, मतलब 2-3 घंटे गुज़र जाता है, तो उसके बाद क्या होता है, उसकी जो सेवेरिटी होती है प्लस साइन सिम्पटम जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जिसको हम कहते हैं रेमिशन, ठीक है। Subacute disease is intermediate or between acute and chronic. It is not as severe as an acute disease and not as prolonged as a chronic disease. सिंपल बात है, जो सब एक्यूट है तो ये एक्यूट और क्रोनिक के दरमियान में आती है। यानी इसका मतलब ये है कि जो सब एक्यूट होती है तो उसका क्या है, इसका पीरियड ऑफ टाइम एज़ कम्पेयर टू जो एक्यूट है थोड़ा-सा लॉन्ग है और एज़ कम्पेयर टू क्रोनिक पीरियड क्या है, कम है। सेवेरिटी की अगर हम बात कर लें तो सेवेरिटी क्या है, एक्यूट से थोड़ा-सा कम है, लेकिन क्रोनिक से ज़्यादा है। ठीक है ना? अच्छा, एट द एंड हम क्या कर लेते हैं, आउटकम देखते हैं। यानी एक डिज़ीज़ की अगर हम क्लिनिकल कोर्स कर लें
तो उस क्लिनिकल कोर्स के बाद हम उस डिजीज़ के आउटकम देखते हैं। सो द कंडीशन ऑफ अ पेशेंट एट द एंड ऑफ थेरेपी और डिजीज़ प्रोसेस इंक्लूडिंग द डिग्री ऑफ विलनेस इन द नीड फॉर द कंटिन्यूइंग केयर, मेडिकेशन, सपोर्ट, काउंसलिंग और एजुकेशन। आउटकम में हम स्टूडेंट क्या देखते हैं? आउटकम बेसिकली आपके पास एक पेशेंट की वो कंडीशन होती है जो कि आप कोई थेरेपी करती है, तो ये आपके पास एक एंड स्टेज होती है, ठीक है ना? फिर उस एंड स्टेज में आप देखते हैं कि जो डिजीज़ प्रोसेस होती है वो आया कवर हो गई या नहीं, जो डिग्री ऑफ विलनेस है पेशेंट की वो पेशेंट में आ गया कि नहीं। फिर आप देखते हैं कि अगर आ गया सो इट इज़ वेल वेल यानी वेल डन। अगर नहीं आई तो फिर आप क्या कर लेते हैं, पेशेंट की केयर आप कंटिन्यू कर लेते हैं। उसके लिए आप सपोर्टिव मेडिकेशन देते हैं, उसको आप सपोर्ट देते हैं, काउंसलिंग करते हैं, एजुकेशन करते हैं। ये सारे की सारी चीज़ आप कब करेंगे? जब आपको पता चल जाए कि पेशेंट की कंडीशन जो उसकी आउटकम है किसी डिजीज़ की वो सही नहीं आ रहा है, तभी आप आउटकम देखते हैं, ठीक है? अच्छा, ये बेसिक कंसेप्ट है किस चीज़ की? पैथोजेंस की। सही है कि पैथोजेन जब आपकी बॉडी में एंटर हो जाए तो उसकी सॉरी, कि जैसे ही आपकी बॉडी में पैथोजेन एंटर हो जाए तो फिर वो उसकी मल्टीप्लिकेशन किस तरह होती है, उसकी सेवेरल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होती है, वो सारे के सारे हम क्या डिस्कस करते हैं, ठीक है? सो इन इन्फेक्शन बाय पैथोजेन इज इन्फ्लुएंस्ड बाय सेवरल फैक्टर, कि जब भी आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस डिजीज आ जाती है वो किस चीज़ की वजह से? पैथोजेंस की वजह से। तो वो उसकी कुछ फैक्टर होती है कि उसी की वजह से वो क्या हो जाती है आपकी बॉडी में मल्टीप्लाई, वो डिजीज़ वगैरह काज कर लेते हैं। तो उसकी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को। सो पैथोजेन डायरेक्टली इंटरफेयर विद द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, render the cell dysfunctional and damage cell because of the accumulation of pathogenic substance and toxin production। अब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन अगर पैथोजेन की हम देख लें तो पैथोजेन क्या कर लेते हैं कि वो आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है, तो जितने भी आपकी बॉडी में सेलुलर मेटाबॉलिज्म होती है तो सेलुलर मेटाबॉलिज्म को वो क्या करते हैं, उसमें इंटरफेयर कर लेते हैं, उसमें कोई कुछ इस तरह की टॉक्सिन सीक्रेट करता है ताकि जो आपकी बॉडी में जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म हो रही है उसको वो क्या करे, इफेक्ट करे। सो जब आपकी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को इफेक्ट करती है तो उसी की वजह से जो आपकी सेल होती है उसकी जो अपनी नॉर्मल फंक्शन होती है वो अपना छोड़ जाते हैं। क्यों छोड़ जाते हैं? क्योंकि ये जो पैथोजन है वहाँ पे आपकी सेल को डैमेज कर लेते हैं, ठीक है ना? और फिर क्या करते हैं कि वहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट कर लेते हैं। किस चीज़ की? मतलब ये है कि अपनी जिस टॉक्सिन उसने वहाँ पे सीक्रेट की होती है तो उसी की वजह से वो टॉक्सिन प्रोडक्शन उसकी हो रही है, उसी की वजह से जो आपकी सेल्स और टिश्यूज़ होती है वो डैमेज हो जाती है, ठीक है? अच्छा, वायरुलेंस क्या है? स्टूडेंट से द पोटेंसी ऑफ अ पैथोजन मेजर इन टर्म ऑफ द नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑफ टॉक्सिन रिक्वायर्ड टू किल अ हार्स। वायरुलेंस का मतलब ये है कि जब आपकी बॉडी में जितने भी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए ताकि एक जो आपके पास हॉस्ट है उस हॉस्ट को वो क्या करे, किल कर सके, इसको हम कहते हैं वायरुलेंस। यानी आपकी सेल और टिश्यूज है तो इस सेल टिश्यू के लिए जितने रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इतनी रिक्वायर्ड ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए ताकि जो सेल और टिश्यूज की नॉर्मल फंक्शन है उसको इफेक्ट करे, तो उसको हम वायलेंस कहते हैं। या वायरस को अगर हम इस तरह की डेफिनेशन करते हैं सो वायरुलेंस आपके पास ये एक ऐसा किसी भी पोटेंसी है किसी भी पैथोजन की कि ये एक डिजीज काज करे और उसकी सेवेरिटी को अपेयर करे इन द फॉर्म ऑफ साइन एंड सिम्टम। सो इसको भी हम वायरुलेंस कहते हैं, ठीक है? इम्यूनोजेनिसिटी क्या है कि द एबिलिटी ऑफ पैथोजन टू इंड्यूस एन इम्यून रिस्पॉन्स। इम्यूनोजेनिसिटी यानी आपके इम्यून सिस्टम में इस तरह की टॉक्सिन प्रोड्यूस होता है कि उसी की वजह से जो आपकी इम्यून सिस्टम है, आपकी इम्यूनिटी है, वो इम्यूनिटी क्या हो जाए, एक्टिव हो जाए और उस पैथोजेंस को, उस टॉक्सिसिटी को वो इफेक्ट करे, उसको रिस्पॉन्स दे सके, तो उसको हम कहते हैं इम्यूनोजेनिसिटी। टॉक्सिजेनिसिटी क्या है स्टूडेंट्स? अ फैक्टर इम्पोर्टेंट इन डिटरमाइनिंग अ पैथोजेंस वायरुलेंस सच एज इमुलाइसिन, ल्यूसाइडिन, अच्छा ल्यूकोसाइडिन एंड अदर एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। अच्छा, ये टॉक्सिजेनिसिटी है। टॉक्सिजेनिसिटी का मतलब ये है कि ये जो टॉक्सिन है पैथोजेन से ये क्या कर लेते हैं, जो भी आपके पास
हेमोलाइसिन है सच एज ल्यूकोसाइडिन एंड अदर एक्सोटॉक्सिन एंड एंडोटॉक्सिन। जो हेमोलाइसिन है जो आपकी हेमोलिसिस करता है, सही है। तो ये क्या कर लेते हैं, बस आपके पास इस तरह ये टॉक्सिन सिक्रीट करता है इनसाइड द सेल और आउटसाइड द सेल के, इसी की वजह से जो आपकी सेल टिश्यूज़ को वो डैमेज कर सके। यानी एंडोटॉक्सिन जो होती है सो इनसाइड द सेल, एक्सोटॉक्सिन होती है फ्रॉम आउटसाइड द सेल, ठीक है ना। हेमोलाइसिन डिस्ट्रॉय एरिथ्रोसाइट। जो हेमोलाइसिन है ये क्या करता है, जो आपकी आरबीसी है वो क्या करते हैं, उसको डिस्ट्रक्ट करते हैं। या एंड ल्यूकोसाइडिन डिस्ट्रॉय ल्यूकोसाइट। जिस तरह नाम से जाहिर है कि ये जो ल्यूकोसाइडिन है ये टॉक्सिन है, ये जब आपकी सेल टिश्यूज़ में प्रोड्यूस होता है तो उसी की वजह से जो आपकी डब्ल्यूबीसी है क्या करते हैं, उसको इफेक्ट करते हैं। बोथ आर प्रोडक्ट्स क्या है ये, स्ट्रिप्टोकोकाई एंड स्टेफाइलोकोकाई। ये आपके पास बैक्टीरिया है, सही है। ये क्या करता है कि जो एक पार्टिकुलर डिजीज़ को काज कर लेते हैं, लेकिन ये आगे हम स्लाइड में डिटेल से इंशाल्लाह एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, पोर्टल ऑफ एंट्री। जब भी आपके पास आपकी बॉडी में डिजीज़, ये पैथोजेंस की मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी हमने पढ़े, वायरलेस भी हमने, पैथोजेनिसिटी क्या है, ये सारी की सारी चीज़ें हमने एक्सप्लेन की। एट द एंड आपके पास आती है पोर्टल ऑफ एंट्री। सो पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब ये है स्टूडेंट कि ये वो रूट जहाँ से पैथोजन आपकी बॉडी में क्या हो जाए, एंटर हो जाए, तो उसको हम पोर्टल ऑफ एंट्री कहते हैं। ये द रूट बाय विच अ पैथोजन ऑर्गेनिज्म इन्फेक्ट द हार्ट, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इनहेलेशन, इंजेक्शन और बाइट ऑफ एन एनिमल और इंसेक्ट। पोर्टल ऑफ एंट्री का मतलब ये है कि जो भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होती है आपकी बॉडी में, सो वो जो पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म होती है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, वो किस तरह आपकी बॉडी में एंटर हो जाती है। जिसमें पोर्टल ऑफ एंट्री कौन कौन सी है, या डायरेक्ट कांटेक्ट। कोई भी आपके पास कोई भी इस तरह की माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, डायरेक्टली आपका उसके साथ कांटेक्ट हो गया, उसी की वजह से वो आपको हाथ को लगे और उसी की वजह से आपको लग गई, ठीक है ना। यह इनहेलेशन है। किसी भी इन्वायरमेंट में आप रहते हैं और उसी ही इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म की आपकी जो क्या है, गुड इन्वायरमेंट आपको प्रोड्यूस नहीं रहे, अवेलेबल नहीं है, और उसी ही इन्वायरमेंट में क्या है, बहुत से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म आप फिर क्या कर लेते हैं, जब भी ऑक्सीजनेशन प्रोसेस होती है तो उसी की वजह से आप उसको इनहेल करते हैं, या खुराक आप करते हैं तो उसकी वजह से आप उसको इंजेस्ट करते हैं। इट्स मीन के आप प्रॉपर तरीके से हैंड वॉश नहीं करते, आपके डायरेक्ट कांटेक्ट हो गया, उसी की वजह से उन हाथों से आप फिर खाना खाते हैं, तो वो के ज़रिए उसकी एंट्री क्या हो सकती है, इंजेक्शन हो सकती है। और बाइट ऑफ एन एनिमल, जो कि आपके साथ एक ऐसा एनिमल है जो कि वो आपको बाइट कर ले, या कोई इस तरह की हशरात इंसेक्ट्स वगैरह है कि उसी की वजह से वो आपको बाइट करे और वो अपने पैथोजेंस और माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपकी बॉडी में इंजेस्ट करे, या आपकी बॉडी को में इंजेस्ट किस तरह करे, थ्रू बाइटिंग, ठीक है ना। तो ये पोर्टल ऑफ एंट्री है। स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन इज फैसिलिटेटेड बाय द ability of pathogen to spread through lymph and blood into tissue and organs where they multiply and cause disease। सिंपल मतलब ये कि ये जैसे ही आपकी बॉडी पे इन्फेक्शियस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर हो जाए, तो जितने भी आपके पास लिम्फ है, लिम्फ का मतलब है स्टूडेंट कि जो आपके पास आउटसाइड द सेल आपके पास जो फ्लूइड होती है उसको हम लिम्फ कहते हैं, ठीक है। एंड ब्लड, जो आपकी ब्लड है, एंड टिश्यू हो, जो आपकी टिश्यू है, और आर्गन, तो उसी में वो जाके वहाँ पे अपनी मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसी की वजह से आपकी बॉडी में डिजीज़ काज कर लेते हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम एक्सप्लेन करते हैं कि इंसिडेंस क्या है और प्रेवेलेंस क्या है। सो इंसिडेंस अगर हम नॉर्मली देखें, सो इंसिडेंस का मतलब ये है स्टूडेंट कि किसी भी कम्युनिटी में अगर आप देख लें कि वहाँ पे एक डिजीज़ आए हैं और उस डिजीज़ की न्यू केसेस आ रही है आपके पास, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। इंसिडेंस का मतलब ये है कि कोई भी पार्टिकुलर डिजीज़ है और उस डिजीज़ की आपके पास जो न्यू केसेस आ रही है, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट्स। लेकिन हमेशा याद रखें, जो कि प्रेवेलेंस होती है, तो प्रेवेलेंस में कोई डिजीज़ पहले से आई होती है और उसकी एग्जिस्टेंट केसेस आपके पास आ रही है। पीछे जो वो डिजीज़ गुजरी होती है, अभी उसकी कुछ इस तरह की वो क्या आ रही है, केसेस आ रही है, तो उसको हम प्रेवेलेंस कहते हैं। अभी एक्सप्लेन करते हैं कि इंसिडेंट्स क्या है। In epidemiology, incidents reflect the number of new cases arising in a population at rest during a specified time। कि कोई भी आपके पास एक कम्युनिटी है, सो एपिडेमियोलॉजी क्या है, ये आप लोग 6 सेमेस्टर में इंशाल्लाह पढ़ेंगे। सो एपिडेमियोलॉजी में क्या है कि एक डिजीज़ आती किस तरह है, वो किस तरह लोगों को इफेक्ट करते हैं और फिर उसको हम ट्रीट किस तरह करते हैं, तो ये इट्स टाइप ऑफ एपिडेमियोलॉजी। ये सारी की सारी चीज़ें उसमें हम डिस्कस करते हैं।
सो इंसिडेंस क्या है कि जो नंबर ऑफ न्यू केसेस आ रही हैं किसी भी पॉपुलेशन में एक स्पेसिफाइड टाइम में, एक ख़ास टाइम में, तो उसको हम कहते हैं इंसिडेंट। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, फिर आप देख ले कि ये आपके पास क्या है, द पॉपुलेशन एट रिस्क इज कंसिडर the population at risk is considered to be persons without the disease but who are risk for developing it। यानी इंसिडेंस क्या है कि इसमें हम क्या कर लेते हैं, ये पॉपुलेशन है जो कि रिस्क पे है तो उसको हम कंसिडर करते हैं कि जो ये रिस्क पे है। और बाज़ लोग आपके पास इस तरह हो कि उसको डिजीज़ नहीं लगते, कि फॉर एग्जांपल एक डिजीज़ है आपके पास, तो एक डिजीज़ की दो ही आपके पास आउटकम आ सकते हैं। यानी आपके पास उन लोगों को जिनको डिजीज़ है और वो लोग जिनको डिजीज़ नहीं है, सिर्फ दो ही ग्रुप्स आपके पास बनते हैं। ठीक है स्टूडेंट। इट इज़ डिटरमाइंड बाय डिवाइडिंग द नंबर ऑफ न्यू केसेस ऑफ अ डिजीज़ बाय द पॉपुलेशन एट रिस्क फॉर डेवलपमेंट ऑफ द डिजीज़ ड्यूरिंग द सेम पीरियड। न्यू केसेस पर 1000 आर 1 लाख पर्सन इन द पॉपुलेशन हु एट रिस्क। इसमें क्या कर लेते हैं, सिंपल, जिन लोगों को डिजीज़ है आप वो ले लें, जिनको डिजीज़ नहीं है मीन्स रिस्क पे हैं उनके ऊपर आप डिवाइड कर ले। सो जो आपके पास आ रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंस कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, इसके बाद प्रेवेलेंस आती है। सो इन एपिडेमियोलॉजी अभी हम डिस्कस करते हैं कि प्रेवेलेंस क्या है। सो in epidemiology, the prevalence of a disease in a statistical population is defined as the total number of cases of the risk factor in the population at given time, or the total number of cases in the population divided by the number of individuals in the population। इसमें क्या है कि prevalence का मतलब ये कि जो आपके पास existing cases आ रही है वो आप ले लें, divided by आप total जो population है वो ले लें। सो जो आपके पास result आएगा उसको हम prevalence कहते हैं। जिस तरह मैंने कहा आप लोगों को prevalence का मतलब ये है कि कोई भी पहले से डिजीज़ आई है और उस डिजीज़ की अभी आपके पास केसेस आ रही है तो इट्स मीन्स कि वो प्रेवलेंस ही है। उसकी जो एग्जिस्टिंग केसेस आपके पास आ रही हैं तो उसको हम प्रेवलेंस कहते हैं। इट इज़ यूज एज एन एस्टिमेट ऑफ हाउ कॉमन डिजीज इज विद इन पॉपुलेशन ओवर द सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बेसिकली आप लोगों को याद होना चाहिए कि इसमें हम क्या कर लेते हैं कि एस्टिमेट हम प्रेवलेंस में लगाते हैं। हमें पता चल जाता है कि कोई भी पॉपुलेशन है तो एक पॉपुलेशन में जो डिजीज़ है वो कितनी टाइम तक रहेगी या कितनी टाइम तक उसकी एग्जिस्टेंसी रहेगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, प्रेवलेंसी कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा स्टूडेंट, अभी हम डिस्कस करेंगे लेवल ऑफ प्रिवेंशन को। सही है, जो बेसिकली देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप ऑफ प्रिवेंशन। ये लेवल ऑफ प्रिवेंशन का सिंपल मतलब है कि एक डिजीज़ आई है या आ रहा है या आ चुका है, तो उस अगर उस टाइम उन 3 कंडीशन में हम उस डिजीज़ की प्रिवेंशन किस तरह करेंगे। सही है। सो बेसिकली देयर आर 3 फंडामेंटल टाइप्स ऑफ प्रिवेंशन: प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन एंड टर्शियरी प्रिवेंशन। ठीक है स्टूडेंट। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि प्राइमरी प्रिवेंशन। प्राइमरी प्रिवेंशन क्या है कि इट इज़ डायरेक्टली एट कीपिंग डिजीज़ फ्रॉम अकरिंग बाय रिमूविंग ऑल रिस्क फैक्टर। कि प्राइमरी प्रिवेंशन का मतलब ये है कि कोई भी डिजीज़ है तो उस डिजीज़ को हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं, उसको हम ट्रीट कर लेते हैं। किस तरह ख़त्म कर लेते हैं, किस तरह ख़त्म कर लेते हैं कि एक डिज़ीज़ है तो उस एक डिज़ीज़ की जितने भी आपके पास रिस्क फैक्टर है उस रिस्क फैक्टर को आप ख़त्म कर ले तो डिज़ीज़ आपके पास खुद क्या होगा, ट्रीट होगा। An example of primary prevention include the administration of folic acid to pregnant women and women who may become pregnant to prevent fetal neural tube defect। इसमें क्या आपको जस्ट बता रहा है कि जो फॉलिक एसिड है तो अगर हम क्या करें कि ये जो आपके पास न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है, सो न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट आपके पास क्या है कि जो आपके पास सेंट्रल नर्वस सिस्टम होती है उसमें आपके पास ब्रेन और स्पाइनल कार्ड, उसमें अगर आप प्रॉपर तरीके से फॉलिक एसिड यूज़ नहीं करते तो उसी की वजह से ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम की प्रॉब्लम आपको आएगी। ठीक है ना। सो हम क्या करते हैं प्राइमरी प्रिवेंशन में कि हम पेशेंट को फॉलिक एसिड देते हैं ताकि हम डिजीज़ को डायरेक्टली प्रिवेंट करें, ताकि हम प्रिवेंट करें कि इन ये मदर्स को जो प्रेग्नेंट है उसको हम न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट से बचा सकें। ठीक है। गिविंग इम्यूनाइजेशन टू चिल्ड्रन टू प्रिवेंट कम्युनिकेबल डिजीज़। फिर हम क्या कर लेते हैं, जितने भी बच्चे होते हैं उसको हम क्या देते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं कि जितने भी कम्युनिकेबल डिजीज़ है उससे वो बच सके। एंड काउंसलिंग पीपल टू अडॉप्ट हेल्थी लाइफस्टाइल इज़ अ मीन्स ऑफ प्रिवेंटिंग हर डिजीज़। फिर हम क्या कर लेते हैं
कि जितने भी लोग हैं तो उसको हम कहते हैं कि अपनी जो हेल्थ लाइफस्टाइल है उसको आप चेंज करें, ताकि जो आपकी हार्ट रिलेटेड डिजीज़ है वो क्या हो, ख़त्म हो सके। ये भी प्राइमरी प्रिवेंशन में दोबारा सुने कि एक डिजीज़ है, सो एक डिजीज़ आपको पता है कि ये किस तरह आती है, तो उसके रिस्क फैक्टर है ना, उसको आप ख़त्म करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन को। सेकेंडरी प्रिवेंशन अभी क्या है, जिस तरह हमने प्राइमरी प्रिवेंशन एक्सप्लेन की, अभी एक्सप्लेन करते हैं सेकेंडरी प्रिवेंशन। सो सेकेंडरी प्रिवेंशन डिटेक्ट डिजीज अर्ली व्हेन इट इज स्टिल एसिम्प्टोमेटिक एंड ट्रीटमेंट मेजर कैन अफेक्ट a cure or stop it from progressing। अब सेकेंडरी प्रिवेंशन देखिए स्टूडेंट आसान है। सेकेंडरी प्रिवेंशन आपके पास ये वो प्रिवेंशन होती है कि इसमें आप क्या कर लेते हैं कि इस स्टेज में आपके पास जो डिजीज़ होती है वो एसिम्प्टोमेटिक होती है। इट्स मीन कि उसकी जो साइन सिम्टम है वो अपीयर नहीं होती। इट्स मीन कि वो इंक्यूबेशन पीरियड में होती है। तो उसके लिए हम क्या कर लेते हैं कि स्क्रीनिंग इंक्लूड हिस्ट्री टेकिंग। हम क्या कर लेते हैं, उसी हिस्ट्री टेकिंग लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आस्किंग इफ़ अ पर्सन स्मोक, क्या कर लेते हैं, उसे हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि आप तो स्मोकिंग नहीं करते, क्योंकि स्मोकिंग क्या है, ये आपके पास रिस्पायरेटरी रिलेटेड प्लस सर्कुलेटरी सिस्टम दोनों के लिए क्या है, इफेक्ट करती है। फिजिकल एग्जामिनेशन हम कर लेते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर कर सकें। फिजिकल एग्जामिनेशन में हम क्यों करते हैं, क्योंकि फिजिकल एग्जामिनेशन हम इसलिए करते हैं क्योंकि हमें पता चले, जिसमें हम बेसिकली जो फिजिकल एग्जामिनेशन है उसमें ब्लड प्रेशर मेजरमेंट ये भी हम करते हैं, या लेबोरेटरी टेस्ट करते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल डिटर्मिनेशन, क्योंकि हम क्या कर लेते हैं, कोलेस्ट्रॉल लेवल चेक करते हैं, क्योंकि मेनली जो कोलेस्ट्रॉल लेवल है अगर आपकी ब्लड में ये अगर इंक्रीज़ हो जाए तो उसी की वजह से क्या हो जाता है, जो आपकी सीएडी है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ है, वो उसी की वजह से मेनली आती है, जिसकी वजह से आपको कोरोनरी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट डिजीज़, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, ये सारी की सारी चीज़ें जो है वो अपीयर हो जाती है, ठीक है ना। या अदर प्रोसीजर कोलोनोस्कोपी डेट कैन बी अप्लाइड रीजनेबली रेपिडली टू एसिम्प्टोमेटिक पीपल। ये जो मुख्तलिफ़ किस्म की आप कोलोन की जो स्कूपी करते हैं, आप देखना चाहते हैं, आप इंटरनल एग्जामिनेशन करना चाहते हैं कोलोन की, तो ये आप क्यों करते हैं, इसी की वजह से आप ये इसलिए करते हैं कि आपको पता चल जाए कि एक डिज़ीज़ है, तो एक डिज़ीज़ के प्रोसीजर को आप मोस्ट कॉमनली देख सकें, ठीक है। मोस्ट सेकेंडरी प्रिवेंशन इज़ डन ड्यू टू द क्लिनिकल सेटिंग। जो ये आपके पास जो सेकेंडरी प्रिवेंशन है, ये मोस्टली कहाँ पे होती है, क्लिनिकल सेटिंग में होती है। ऑल टाइप ऑफ हेल्थ केयर प्रोफेशनल एग्जांपल फिजिशियन, नर्सिंग, डेंटिस्ट, रेडियोलॉजिस्ट, ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड पार्टिसिपेट इन द सेकेंडरी प्रिवेंशन। ये जितने भी आपके पास हेल्थ केयर मेंबर्स होती है, ये क्या कर लेते हैं, आपके पास ये मेनली इसमें सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कर लेते हैं, वो अपना ड्यूटी सर अंजाम कर लेते हैं, ठीक है स्टूडेंट। लास्ट पे हम आते हैं कि टर्शियरी प्रिवेंशन आपके पास क्या है। सो टर्शियरी प्रिवेंशन इज डायरेक्टेड एट अ क्लिनिकल इंटरवेंशन दैट प्रिवेंट फर्दर डिटोरिएशन और रिड्यूस द कॉम्प्लिकेशन ऑफ अ डिजीज वन इट हैज़ बीन डायग्नोज। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है स्टूडेंट, देखिए प्राइमरी प्रिवेंशन में हमने कहा कि जो रिस्क है उसको हम ख़त्म करें तो डिजीज़ ख़त्म होगा। सेकेंडरी प्रिवेंशन में जो डिजीज़ है वो एसिम्प्टोमेटिक, मीन कि अभी इंक्यूबेशन पीरियड में वो चल रहा है, तो उसकी हम जस्ट जो टेस्ट वगैरह है, लेबोरेटरी टेस्ट वो करते हैं। टर्शियरी प्रिवेंशन में हम क्या कर लेते हैं कि एक डिजीज़ अभी अपीयर हो गया, तो उस डिजीज़ की हम फर्दर जो कॉम्प्लिकेशन है उसको हम पेशेंट को उससे रिलीफ, ताकि हम सोचते हैं कि उससे वो उसको रिलीफ मिल जाए। जैसे कि आप लोगों को पता है कि डायबिटिक जो पेशेंट होती है उसकी जो फुट होती है, फॉर एग्जांपल उसमें अगर वाउंड आ जाए तो उसकी हीलिंग नहीं होती, तो उसको हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन से बचाना चाहते हैं। In a person with diabetes, for example, tertiary prevention requires more than a good glucose control. It includes provision of a regular ophthalmic examination for the early detection of retinopathy, education of food for good care, and treatment for other cardiovascular risk factors such as hyperlipidemia। इसमें हम क्या कर लेते हैं, जिस आपको बताते हैं डायबिटिक के एग्जाम्पल लिया है कि टर्शियरी प्रिवेंशन का में हम किस तरह वो अपना फंक्शन परफॉर्म करते हैं। सो हम पेशेंट को क्या बोलते हैं कि आप उसको डिज़ीज़ तो लग गई है डायबिटीज़, अब हम फर्दर कॉम्प्लिकेशन से उसको अगर बचाना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको सिर्फ ये कहते हैं कि जितने भी आपकी ग्लूकोज जो लेवल है उसको आप मेंटेन करें, ताकि जो आपकी वाउंड हीलिंग है वो आपकी प्रॉपर तरीके से हो, आप फर्दर कॉम्प्लिकेशन ना चले। जिस तरह आप लोगों को पता है कि जो डायबिटीज़ होते ही तो उसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो न्यूरोपैथी, रेटिनोपैथी, ये सारे के सारे चीज़ें आपके पास उसकी कॉम्प्लिकेशन आती है, तो उसी की वजह से हम उसको ये बोलते हैं कि ये नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी
ये आपके पास क्या है, इसी कॉम्प्लिकेशन से बचने के लिए आप क्या करें, जो आपकी ग्लूकोज लेवल आपको मेंटेन कर सके, तो इसकी वजह से आप क्योर हो सकते हैं। या जितने भी आपके पास हाइपरलिपिडीमिया है, यानी ये हाइपर अगर आपकी लिपिड लेवल बहुत इंक्रीज हो, तो उसी की वजह से जितनी भी कार्डियोवास्कुलर रिलेटेड प्रॉब्लम है वो आप में अफेक्ट हो सकती है। टर्शियरी प्रिवेंशन क्या है कि मैयर आल्सो इंक्लूड मैयर टू लिमिट फिजिकल इम्पेयरमेंट एंड द सोशल कंसिक्वेंसेस ऑफ एन इलनेस। टर्शियरी प्रिवेंशन हम बेसिकली क्या कर लेते हैं कि इसमें हम फिजिकल इम्पेयरमेंट, जितनी भी आपकी फिजिकल चेंजेस आती है उसको हम बचाने के लिए हम क्या कर लेते हैं, टर्शियरी प्रिवेंशन कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट। अच्छा, थैंक यू सो मच। ये था यूनिट नंबर फर्स्ट बिल्कुल कंप्लीट हो गया।